हेलो एवरीवन। तो आज से हम विजन आईएएस की जो मॉक टेस्ट होती हैं उसका शेड्यूल से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, जो 2026 के लिए दे रहे हैं एग्ज़ाम। मतलब जिनके लिए 2026 की प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है और देना भी चाहते हैं उनके लिए ये शेड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी से फॉलो करो। और अगर आपको खास करके लगता है कि प्रीलिम्स डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी लगता है डिफ़िकल्ट है, तो हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं। डेली 2 या 3 आवर्स हम प्रीलिम्स के लिए देंगे दिसंबर तक, तो हमारा एटलीस्ट 1/3 पोर्शन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी का फिर हम फुल्ली जनवरी से फुल्ली प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स के लिए। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, 2-3 आवर्स हमारे प्रीलिम्स प्रिपरेशन को दे देते हैं, बाकी का हम मेंस के लिए हमारा टाइम रिजर्व रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेड्यूल इसीलिए है कि ताकि हम जो ये टेस्ट होती है, मॉक टेस्ट होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ टेस्ट देना ज़रूरी नहीं होता, उसका इवैल्यूएशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये टेस्ट हम देंगे और इसका इवोल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए अभी से स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर में। ये आज वीडियो में 11 सितंबर में बना रही हूँ ताकि हम 12 सितंबर से हम फुल्ली प्रिपेयर करेंगे हमारे प्रीलिम्स के लिए। जो भी टेस्ट होगी इसके ऊपर जो मतलब अभी देखो ये सामने जो आप देख रहे हो ये है पॉलिटी वाला सिलेबस, तो इसके ऊपर हम टेस्ट देंगे ताकि हमें पता चले कि हम कितना वहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं हमारा नॉलेज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1 है, ये इंडियन पॉलिटी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आज 11 सितंबर है, ठीक है, 11 सितंबर से लेके 26 सितंबर के लिए हम ये प्रिपेयर करेंगे। ये पूरा जो पार्ट है वो उसको प्रिपेयर करेंगे। उसका सिलेबस पहले देखते हैं। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे टॉपिक जो हमें कवर करने हैं, कहाँ से करने हैं और वो मतलब कितने हद तक करने हैं ये दिए, और यहाँ पे सोर्स दे रखे हैं, मतलब कहाँ से कवर करने हैं। देखो बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी का, अगर आपने 2025 का प्रीलिम्स पेपर देखा होगा तो उसमें बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर 23 से आप पैटर्न देखोगे ना यूपीएससी का, तो पहले थोड़ा 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते थे, फिर 24 में भी 2 और वो बॉक्सेस वाले मतलब पेयर वाले क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। फिर वो पेयर तो 3 वाले पेयर आ रहे थे, अब तो 4 पेयर वाले भी आ रहे हैं। और इवन तो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट की है, शायद हो सकता है 26 में 4 स्टेटमेंट वाला कर दे या 2 स्टेटमेंट वाला ही कर देंगे। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लेंदी जो पेपर आता है उसके लिए हम रेडी रहेंगे। तो इसके लिए अभी से स्टार्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 2-3 आवर्स डेली कुछ ज़्यादा नहीं होता है, हम आराम से निकाल सकते हैं इतना टाइम। आपका सच कहूँ ना तो आपको आराम से 8 आवर्स तो अपने प्रिपरेशन के लिए निकालने ही चाहिए एक दिन में। तो इसमें से अगर 2 या 3 आवर्स आप प्रीलिम्स के लिए देते हैं तो बाकी का आप अपने ऑप्शनल और जो भी आपका मेंस है उसके लिए दे दीजिए, और साथ में ही शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए अपने मेंस के लिए, ताकि आपको मेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम कर दिया है यूपीएससी ने, तो वहाँ पे आपको मतलब जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं शॉर्टकट में हम अपना सिलेबस देखते हैं कि इतना कवर करना है। और हाँ, करंट अफेयर यहाँ पे जनवरी से दिए हैं। अगर आपको लगता है कि जनवरी से नहीं करना चाहिए तो आप अप्रैल से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप जनवरी से करो तो अच्छा ही रहेगा। कोई लॉस में हम थोड़ी जाएंगे। 3 मंथ के एक्स्ट्रा करंट अफेयर कर दिए तो हम लॉस में नहीं जाने वाले हैं, राइट, हमारे लिए बेनिफिट ही होगा। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर दिए हैं जनवरी से वो करें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे देखो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक छोटी छोटी कंसेप्ट होती हैं, उसके ऊपर आप फोकस करें। उसके लिए आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से और डिटेल में दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप लक्ष्मीकांत से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी दी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन पॉलिटी,
बाय एम लक्ष्मीकांत। विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल भी होता है पॉलिटी का, गवर्नेंस का, क्विक रिवीजन मॉड्यूल भी है पॉलिटी का, तो आप देख लेना। लेकिन हाँ, स्टिक टू द वन सोर्स, एक ही सोर्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप लक्ष्मीकांत कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत, और एनसीईआरटी देखो, जिनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने कंसेप्ट क्लियर करे, कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करे, वो मेंस के लिए भी आपको बेनिफिट करेगा और प्रीलिम्स के लिए भी। तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे कि कंसेप्ट यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम में आती है, कौन सी आती है, जैसे डेमोक्रेसी क्या है, राइट, ये भी एक कंसेप्ट है। नॉन डेमोक्रेटिक, फिर कंट्रीज, कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है, वो भी आता है। फिर पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, तो ये सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। यूनिटरी, फेडरल, इन दोनों में, यूनिटरी में और फेडरल में क्या डिफरेंस है, राइट। फिर यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, रिपब्लिक एंड मोनार्क, इसमें भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है तो उसमें क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, इसके ऊपर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन आया है, तो ये क्या है, तो इसके भी बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ऐसे जस्ट टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, जैसे कि अभी नेपाल में जो हो रखा है, वहाँ पे पूरा जो क्राइसिस चल रहा है, वैसा नहीं है बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है, तो हमें इसका इवोल्यूशन, ये कैसे बनाया गया है, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इसकी प्रोसेस पूरी कैसी हुई है। फीचर एंड सिग्निफिकेंट क्या है इसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये ज़रूरी है। यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हम इसका भी हमें अच्छे से डिटेल में पता होना ज़रूरी है। सिटीजनशिप, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ एक्ट्स लाए हैं, उसके बारे में। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो इसके ये पूरा आपको याद ही होना चाहिए, एक तरह से आप रट लो यहाँ पे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो केसेस हुए हैं, शंकरी प्रसाद हो, सज्जन सिंह हो, केशवानंद भारती केस हो, तो यहाँ से जो बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ है, वो थोड़ा यहाँ पे भी केसेस भी आपको पता होना ज़रूरी है। इमरजेंसी प्रोविजंस है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 टाइप की इमरजेंसी है, तो इसके लिए आई थिंक इमरजेंसी वाले के लिए 50 ईयर्स हो चुके हैं, तो आप उसको इसके ऊपर अच्छे से फोकस कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मेंस में भी क्वेश्चन आने की और प्रीलिम्स में भी, ठीक है। फिर हमारी यूपीएससी है, यूपीएससी के बारे में तो हमें अच्छे से पता ही होना चाहिए। स्टेट पीसीएस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी, फाइनेंशियल कमीशन, इनके आर्टिकल, जैसे फाइनेंशियल कमीशन का 280 है, कैग है 148 है हमारे कैग का। यूपीएससी का भी आर्टिकल आपको पता होना, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल पता होना ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस बार यूपीएससी मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इनके रोल्स क्या होते हैं, तो ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, इनके आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए, ताकि आप मेंस में भी लिख सको, अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो वहाँ पे भी आप एड्रेस कर सको। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो इनके भी आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये इसके अमेंडमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक 102 है, 102 इसका अमेंडमेंट, तो ये आई थिंक 2018 में हुई थी, तो आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि नीति आयोग, फिर यहाँ पे है नेशनल ह्यूमन कमीशन, ये गवर्निंग काउंसिल्स है। एसएच, ये स्टेट वाली है, ये सीआईसी है, एसआईसी है, सीवीसी है, सीबीआई है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, एनसीपीसीआर है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती है,
तो ये सब आपको डिटेल में इनके कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये करंट अफेयर्स के बारे में जनवरी से, तो आप यहाँ से कर लेना। कोई भी कोचिंग क्लासेस हो, चाहे विजन का आप यूज़ करते हो, चाहे वाजीराम का यूज़ करते हो, चाहे इनसाइट का करते हो, चाहे ओनली आईएएस या फोरम हो या नेक्स्ट आईएएस, जो भी है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस है, किसी का भी एक का आप फॉलो कर लो तो सफिशिएंट है। बहुत सारे सोर्सेस मत फॉलो करना, ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस रहेगी कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेस नहीं करने हैं। जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन करें, बेसिक पे ज़्यादा फोकस करें। बेसिक आपका जितना स्ट्रांग होगा ना उतना ही, जैसे आपने देखा होगा एक बिल्डिंग है, मान लो ये 4 स्टोरी वाला बिल्डिंग है, अगर इसका बेस अच्छा होता है ना तो ये बिल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, राइट। अच्छे से होती है, स्ट्रांग होती है, रेजिलिएंट होती है, कि मतलब अगर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, तब भी ये हिलेगी नहीं, क्योंकि इसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है। वैसे ही हमें क्या करना होता है, हमारा बेस स्ट्रांग करना होता है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करोगे ना, मैं रिसेंटली जब मेरा भी एक फ्रेंड है जिसने मेंस लिखे है, उससे बात कर रही थी, और मैं प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसका और मेरा थोड़ा कंपेयर करना था। तो मैंने उसका जब उसके साथ सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उससे ज़्यादा तो नॉलेज मेरे पास है, फिर भी मैं क्लियर नहीं कर पाई और वो क्लियर कर पाया। तो इसका एक रीज़न होता है कि आपका माइंड सेट कैसा होता है प्रीलिम्स के टाइम पे, एक्चुअल पेपर में आपका माइंड सेट कैसा होता है, ये बहुत मैटर करता है। और फिर पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी ऐसा ही रखना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे करना है और मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। इस तरह से एक माइंडसेट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास नॉलेज है बट उसका इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वहाँ पे, ना कि पूरा नॉलेज गेन करके बैठना नहीं होता है। तो वो अप्लाई करना भी आना चाहिए, इसलिए मॉक टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट दीजिए तो उससे पता चलता है कि आपका जो नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर गलती हो रही है तो ये नोटिस करना कि क्या आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं इसलिए गलती हो रही है, क्या आप रिवीजन नहीं कर पा रहे इसलिए गलती हो रही है, क्या आप मतलब अच्छे से क्वेश्चन समझ नहीं पाए या सिली मिस्टेक कर रहे हो, ये हमको टेस्ट से पता चलता है। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये शेड्यूल आपको बताया है। बस मेरा मतलब ये इसके पीछे का मोटिव यही है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो और टाइम वेस्ट मत करो। बहुत इजी था 2025 का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का, उसमें और मेंस के भी बहुत ऐसे इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे। लेकिन हाँ, बात ये होती है ना, लेंदी था पेपर, तो आपको यहाँ पे अच्छे से आपका नॉलेज अप्लाई करना आना चाहिए था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज आपका अप्लाई करने आना चाहिए वहाँ पे। कोई ऐसे बोलते हैं ना लोग, ये ट्रिक फॉलो कर लो, वो ट्रिक फॉलो कर लो, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें खुद का खुद बनाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप होप कि आप ये प्रिपेयर करोगे इतने ड्यूरेशन में, जो ड्यूरेशन दे रखा है 11 सितंबर से लेके 26, आपको 26 पे मैंने ये यहाँ पे दिया है ना, 26 पे आपको एग्ज़ाम देनी है। अगर जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है ना तो उनके लिए है ये, खास करके आप घर पे प्रॉपर 2 आवर्स टाइम लगा के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना 26 के 9 AM से लेके कितना होता है हमारा, 2 घंटे होता है ना, 11 AM तक आप अच्छे से बैठ के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना 26 सितंबर पे। और मैं इसको 25 सितंबर पे ही अवेलेबल कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप विजन का सॉल्व करें या आपको किसी और कोचिंग का सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि बस विजन का ही फॉलो करो, बस यहाँ पे एक टाइम और शेड्यूल एक देखा हमने और टॉपिक से देखेगी कौन से टॉपिक करना है। तो प्लीज़ आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। और आप टेस्ट ज़रूर देना, पढ़ के आप अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।